नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र तक हम चंद्रगुप्त नाटक पर बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त नाटक की चर्चा पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि वो नाटक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उसका मर्म और उसके कथा सूत्र को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आज के सत्र से हम बात करने जा रहे हैं आपका बंटी उपन्यास पर, जो कि एक नई जुड़ी रचना है फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में। आपका बंटी आप सभी जानते हैं कि मन्नू भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास है और ये उपन्यास उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। हालांकि उन्होंने कई उपन्यासों की रचना की, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति उन्हें आपका बंटी उपन्यास से ही मिली। आपका बंटी उपन्यास को जानने से पहले, उस पर बात करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम मन्नू भंडारी के विषय में थोड़ा सा जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले उनका जीवन परिचय। हालांकि हम यही सच है कहानी पढ़ते समय उनका परिचय दे चुके हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। एक बार फिर से ताजा दृष्टि से उनके जीवन परिचय को समझने की जरूरत है। तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1937 को हुआ और उनका जन्म स्थान था मंदसौर, मध्य प्रदेश का भानपुरा गांव। उनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कई बार इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम था महेंद्र कुमारी और जब वे लिखने लगी तब उन्होंने साहित्यिक नाम के तौर पर मन्नू कहलाना अधिक पसंद किया और इसीलिए वे मन्नू के नाम से लेखन कार्य करती रहीं। उनके पिता का नाम था सुख संपत राय और वे भी अपने समय के जाने माने लेखक थे। यानी जाहिर सी बात है कि मन्नू भंडारी ने अपने पिता से साहित्यिक संस्कार प्राप्त किए। उनका विवाह बहुत मशहूर कहानीकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव के साथ हुआ और उनका निधन 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम, गुड़गांव, जिसे हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, वहां हुआ। ये बात मैं चर्चा कर चुकी कि साहित्यिक संस्कार उन्हें पिता से प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। अब उन्होंने कार्यक्षेत्र उनका क्या रहा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में वे प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा रहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि थी उनके जीवन के विषय में। मिरांडा हाउस दिल्ली में उन्होंने जीवन भर, जब तक वे रिटायर नहीं हुई, सेवानिवृत्त नहीं हुई, वे अध्यापन कार्य करती रही और उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का रूपांतरण भी किया। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अद्भुत कदम था, अद्भुत उपलब्धि थी उनकी। अब बात आती है उनके साहित्यिक परिचय की। तो मन्नू भंडारी को, जैसा कि हम जानते हैं, एक कहानी लेखिका, एक कथाकार के रूप में जानते हैं, तो उन्होंने प्रमुखतः कहानी एवं उपन्यासों की रचनाएं ही की। आपका बंटी उपन्यास से उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई, जैसा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं। अब बात आती है कृति परिचय की। तो सबसे पहले, क्योंकि कहानीकार के रूप में मन्नू भंडारी को बहुत अधिक सफलता मिली और वे उनकी प्रसिद्धि भी हुई कहानियों के वजह से, तो कहानी संग्रहों पर दृष्टिपात करते हैं। उनका पहला कहानी संग्रह मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1962 में उनका एक प्लेट सैलाब कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। 1966 में यही सच है कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1968 में तीन निगाहों की एक तस्वीर का प्रकाशन हुआ और 1978 में त्रिशंकु प्रकाशित हुआ। उसके बाद अकेली कहानी संग्रह और संपूर्ण कहानियां, उनकी सारी कहानियों का संग्रह एक साथ प्रकाशित हुए। अब बात आती है उपन्यासों की। उन्होंने 1962 में एक उपन्यास लिखा, 1 इंच मुस्कान के नाम से। इसे भी दोस्तों आप कंठस्थ कर लेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये उपन्यास के इतिहास में एक मिसाल है। ये उपन्यास, क्योंकि पति पत्नी दोनों ने इसे मिलकर के लिखा है, यानी लेखिका ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इसकी रचना की। नायिका का जो भाग था वो लेखिका ने लिखा और नायक का जो भाग था वो उनके पति राजेंद्र यादव ने लिखा। तो अपने दृष्टि से, अपने आप में ये एक अनूठा प्रयोग था उपन्यास शिल्प के दौर में, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। उसके बाद 1971 में उन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा, आपका बंटी, और
विशेष तौर पर वे उपन्यासकार के रूप में स्थापित हो गई आपका बंटी के प्रकाशन के साथ ही। उसके बाद 1979 में उन्होंने महाभोज नामक उपन्यास की रचना की, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी रह चुका है और एक राजनीतिक उपन्यास है। उसके बाद उन्होंने बंगला उपन्यास की तर्ज पर स्वामी उपन्यास लिखा और उसकी 1982 में इसका प्रकाशन हुआ और इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। उनकी कहानी एक कहानी यह भी के नाम से 2007 में प्रकाशित हुई, यानी आत्मकथा कहेंगे इसको। लेकिन आत्मकथा दोस्तों ये पूरी तरह से एक कहानी के तौर पर, उनके जीवनी के तौर पे नहीं चलती है, बल्कि विविध प्रसंगों को जोड़ती हुई चलती है। तो ये भी अपने आप में शिल्प की दृष्टि से एक अद्भुत प्रयोग है। इसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखे। बिना दीवारों का घर उनका एक नाटक 1966 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1983 में उन्होंने महाभोज जो उपन्यास था उसका नाट्य रूपांतर भी किया। उन्होंने कई धारावाहिक जो टीवी पर दिखाए गए और जो फिल्में हैं उनकी पटकथा भी लिखी। रजनी एक सीरियल आता था, निर्मला, स्वामी जिसकी चर्चा मैंने की, दर्पण, इन सभी धारावाहिकों और फिल्मों का उन्होंने पटकथा लेखन किया। उनकी कहानी यही सच है जो कि फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी रही है। रजनीगंधा नाम से इस पर फिल्म बनी जो कि काफी लोकप्रिय भी हुई। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा जिसमें 3 कृतियां विशेष रूप से चर्चा में रही, आसमाता, आंखों देखा झूठ और कलवा। कलवा का प्रकाशन 1971 में हुआ, शेष का प्रकाशन वर्ष अनुपलब्ध है। पुरस्कार और सम्मान भी उन्हें समय समय पर अनेक मिले। सबसे पहले उन्हें हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दिल्ली का शिखर सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, बिहार सरकार का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से वे नवाजी गईं और व्यास सम्मान से भी उन्हें विभूषित किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से भी वे सम्मानित हुई। तो समय समय पर उनके साहित्यिक लेखन को, उनकी रचना धर्मिता को सम्मानित, प्रशंसित और पुरस्कृत भी किया गया। ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं। अब आती है बात आपका बंटी उपन्यास जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोविज्ञान से संबंधित उपन्यास है। सबसे पहला बिंदु जो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जिस तरह से महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है, उसी तरह से आपका बंटी एक बाल मनोविज्ञान से संबंधित उपन्यास है। यह उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कृति परिचय में। आपका बंटी उपन्यास के बारे में एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह उपन्यास सबसे पहले धर्मयुग नामक पत्रिका, जिसका संपादन धर्मवीर भारती किया करते थे, वहां धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने सबसे पहले आपका बंटी उपन्यास धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में ही पढ़ा था। वो मेरा बचपन था। यह उपन्यास तलाकशुदा दंपति के तनावपूर्ण संबंधों के बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव को दर्शाता है। यानी सबसे पहला बिंदु आपको क्या याद रखना है, यह बाल मनोविज्ञान से संबंधित उपन्यास है। दूसरा, यह धर्मयुग पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ एक धारावाहिक के रूप में। और तीसरी बात कि यह उपन्यास का कथ्य क्या है, इसका कथ्य है तलाकशुदा दंपति के तनावपूर्ण संबंधों का बच्चों पर क्या मानसिक प्रभाव पड़ता है, उसका यहां पर उसको चित्रित किया गया है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि बहुत सारे हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए जिनमें जैनेन्द्र का नाम खासा जाना जाता है। उन्होंने स्त्रियों की पीड़ाओं को भी चित्रित किया, पुरुषों की मनस्थितियों को भी चित्रित किया। लेकिन वर्तमान समाज में जो स्त्री पुरुषों के संबंधों में बिखराव आ रहा है, जो टूट रहे हैं रिश्ते, उनका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस दृष्टि से मन्नू भंडारी का ये प्रयास अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। क्योंकि एक बच्चे के दृष्टिकोण से भी देखना है और एक स्त्री के दृष्टिकोण से भी देखना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि तलाक अभी होने लगे हों। तलाक पहले विधिवत नहीं होते थे, लेकिन पति अक्सर पत्नियों को छोड़कर जाया करते थे और बच्चे हमेशा पत्नियों की जिम्मेदारी रहा करते थे। यह हमारी परंपरा में हमें बहुत देखने को मिलता है। और
शिक्षा उस समय के समाज में, पुराने समय की बात कर रही हूं, उस समय इतनी नहीं थी, तो हर स्त्री पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, तो जैसे भी हो वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, यानी 1971 में जब ये उपन्यास लिखा गया तब स्त्रियों की स्थिति में भी बदलाव आया, पुरुषों का दृष्टिकोण भी स्त्रियों के प्रति बदला, और बच्चों को भी के प्रति भी पिता का दृष्टिकोण में बदलाव आया। जिस तरह पहले वे लापरवाही से पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले जाते थे, अब वे कहीं ना कहीं तलाक होने के बाद, रिश्ते टूटने के बाद भी बच्चे के प्रति अपना दायित्व समझते हैं। और स्त्रियों में क्या बदलाव आया? स्त्रियों में बदलाव आया कि वे अपने अस्तित्व, क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वे घर से बाहर निकलकर अपनी एक पहचान बना रही हैं, वे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह, तो जब अस्तित्व के प्रति जागरूकता और वात्सल्य में टकराव होता है और पिता की बच्चे के प्रति दायित्व बोध विकसित होता है, इन तीन स्थितियों में बच्चे का क्या हश्र होता है, इसका चित्रण इस उपन्यास में बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। इस दृष्टिकोण से कभी भी इस मुद्दे को, पति पत्नी के यानी दाम्पत्यपूर्ण संबंधों का जो वास्तविक रूप है, उसको इस तरीके से कभी देखा ही नहीं गया। तो इस बात को आपको 3 बिंदु समझने हैं कि स्त्री की अपने अस्तित्व के प्रति होती जागरूकता, पुरुष का अपने बच्चों के प्रति दायित्व बोध, यानी पिता का अपने बच्चों के प्रति दायित्व बोध, इन सब से परिणाम क्या निकलता है बच्चों की दृष्टि से, उसे दर्शाना यहां पर लेखिका का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी ने अपने इसी उपन्यास की भूमिका में वक्तव्य में लिखा है, मैंने उन चीजों पर लिखा है, ये उनकी रचना धर्मिता के विषय में वे स्वयं स्वीकार कर रही हैं, मैंने उन चीजों पर लिखा है जो या तो मेरे साथ हुई हैं, यानी मेरे जीवन में घटित हुई हैं, या किसी भी तरह से मेरे अनुभव का हिस्सा रही हैं, या मुझे समाज में कहीं भी आते जाते लोगों से सामाजिक संपर्क के दौरान मुझे किसी भी तरह का कोई अनुभव रहा है। इस जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका बंटी उपन्यास भी उनके अनुभव का ही हिस्सा रहा है। एक कथाकार को नई चीजों के बारे में लिखना चाहिए, यह मन्नू भंडारी की मान्यता है, लेकिन मैं अपने अनुभवों को कहानी में ढालकर तसल्ली कर लेती थी। यानी उन्होंने कहा, जितनी भी कहानियां उन्होंने लिखी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को कहानियों में ढाला। फिर भी मैं यही कहूंगी कि एक अच्छा कथाकार एक परिचित यथार्थ को भी नए सिरे से, नए कोण से पेश कर सकता है, लेकिन वे ये भी मानती हैं कि एक अच्छा और सशक्त कथाकार वही है जो न केवल अपने अनुभवों को ले, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में जो यथार्थ है परिवेश का, उसे भी चित्रित करे और उसे हर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करे। और ये जो बात है, ये मन्नू भंडारी के इस आपका बंटी उपन्यास के विषय में भी बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि यहां उन्होंने पति पत्नी के संबंधों, उनके टूटने और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखा है। और ये कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, इसमें भी एक परिचित यथार्थ है जो हर वाक्य में हमें झलकता दिखाई देता है। आगे चलें। इस उपन्यास में लेखिका ने एक ऐसे बच्चे को केंद्र में रखा है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। जाहिर सी बात है कि वो बच्चा बंटी है। यह उपन्यास कुल 16 परिच्छेदों में विभक्त है। उपन्यास के प्रारंभ में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उपन्यास के प्रारंभ में जैसे वक्तव्य या भूमिका लोग दिया करते हैं लेखक अक्सर, लेकिन यहां भूमिका का नाम क्या है? जन्मपत्री बंटी की। इस शीर्षक से उन्होंने अपना वक्तव्य लिखा है। प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है। अब जन्मपत्री बंटी की जो है, उसमें लेखिका ने, हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, क्योंकि अगर हम जन्मपत्री बंटी की के मुख्य बिंदु हैं उनको समझ लेंगे तो हम पूरे उपन्यास को लिखने में लेखिका का क्या दृश्य रहा है, क्या दृष्टिकोण रहा है, उसे भी हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो शीर्षक से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उन्हें आपका बंटी उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली और किस तरीके से उन्होंने उसे विकसित किया। ये पूरी चर्चा उन्होंने जन्मपत्री बंटी की में लिखा है। वक्तव्य में लेखिका बंटी के 2 चित्र प्रस्तुत करती हैं। बंटी की 2 स्थितियां हैं उपन्यास में, एक तो वो जहां वो अपनी मां के साथ रहता है, और दूसरी वो जहां वो अपनी नई मां के साथ रहता है, यानी पिता और नई मां के साथ रहता है। पहला चित्र सिर्फ पुरानी मां और बंटी से संबंधित है, और दूसरा चित्र मां और पिता के साथ बंटी से संबंधित है। दोनों ही स्थितियों में वो अपने आप को असामान्य मानता है, यानी लेखिका को अनुभव होता है कि वो न केवल मां के साथ रहकर संतुष्ट है और न
अपनी नई मां और अपने पिता के साथ रहकर संतुष्ट है। उसके व्यक्तित्व की, उसकी मनस्थिति की सबसे बड़ी दुखद स्थिति यही है कि जब वो अपनी मां के साथ है तो उसे अपने पिता की कमी निरंतर खलती है। और जब वो अपने पिता के साथ है, ये सोचकर पिता के साथ जाता है कि शायद वहां मैं अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रह पाऊंगा, तो वहां उसे निरंतर अपनी मां की कमी खलती है। यानी एक बच्चे के विकास के लिए, उसकी मनस्थिति को स्वस्थ रूप में विकसित करने के लिए माता और पिता दोनों के स्नेह की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं इस समस्या के द्वारा लेखिका ने यह समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आगे चले। उपन्यास में बन्नू भंडारी बंटी जैसे बालकों को भयावह सामाजिक समस्या बताती हैं, जो माता पिता के तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों के बीच पल रहे जो बच्चे हैं, उनको एक भयावनक समस्या के रूप में चित्रित किया है और फिर उसे बनाने या बिगाड़ने वाले स्रोतों और संदर्भों का विश्लेषण करती हैं। यानी क्यों ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इसका विश्लेषण करती हैं। वक्तव्य के अंत में लेखिका पाठकों को संकेत देती हैं कि बंटी जैसे बालकों की जो समस्या है, उसके स्रोतों को पहचानें और समय पर उनका समाधान करें, अन्यथा जो स्थिति बंटी की हुई वही स्थिति उन बच्चों की भी होगी जो इस तरह के माहौल में पल रहे हैं। अब जो वक्तव्य उन्होंने लिखा है जन्मपत्री बंटी की, उसके कुछ वाक्य हैं दोस्तों, कुछ पंक्तियां हैं जो हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कैसे पृष्ठभूमि बनती है आपका बंटी उपन्यास की रचना की। अचानक ही पी का फोन आया। जाहिर सी बात है कि लेखिका उस व्यक्ति का वास्तविक नाम नहीं यहां पर लिखना चाहती, जो वास्तव में आपका बंटी के मूल में निहित है। फोन आया, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। बांकुरा स्थान का नाम। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। यानी जिस पर चर्चा पी करने वाले थे, लेखिका उस बात को पहले से ही जानती थी। आगे वे लिखती हैं, रेस्तरां की, यानी वे पी से मिलने गई। रेस्तरां की भीनी रोशनी पर मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। यानी बंटी, जिसका उपन्यास में नाम बंटी है, लेकिन मूल जो पात्र है जिससे उन्हें आपका बंटी उपन्यास को लिखने की प्रेरणा मिली, उसका निश्चित रूप से नाम कुछ और ही होगा। तो समस्या बंटी की है, ये पी जो कि बंटी के पिता हैं, उन्होंने कहा। आगे चलें। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की मां, पी की जो पहली पत्नी है, वे उन्हें शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। यहां से पृष्ठभूमि, आपका बंटी की रचना की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा, अब से वह यहीं रहेगा। यानी बंटी की जो पहली पत्नी है, जब वो अकेली बंटी की जो पहली मां है, मूल मां है, वो जब अकेली रह रही थी पति से संबंध विच्छेद के बाद, तब तक बंटी का रहना उनके पति यानी पी को स्वीकार था। लेकिन जैसे ही मां ने दूसरी शादी की, वैसे ही उन्हें बंटी के विषय में चिंता होने लगी और वो सोचने लगे कि अब उन्हें उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी ने दूसरी, यानी बंटी की मूल जो मां है, वास्तविक मां, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वे ये भूल गए कि यही स्थिति उनकी स्वयं की भी है, क्योंकि वे भी दूसरा विवाह कर चुके हैं। वहां बंटी यदि दूसरे पिता को झेलेगा, तो यहां बंटी दूसरी मां को झेलेगा। लेकिन इस बात को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। मैंने उनकी भावना, लेखिका अपनी ओर से लिखती हैं, मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? यानी लेखिका को तुरंत लगा ये सुनते ही कि ये बंटी के विषय में ये एक गलत निर्णय होगा कि उसे उसकी मां से अलग कर पिता के साथ रखा जाए। मुझे लगता है कि अपनी मां के पास ही उसे रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग ही नहीं है। यानी जब से आप, वो लेखिका बता रही हैं कि जब से आपका पति पत्नी का, यानी पी का और उनकी पूर्व पत्नी यानी बंटी की मूल मां का संबंध विच्छेद हुआ है, तब से आप साल में केवल 1-2 बार मिलने के लिए जाते रहे हैं। बंटी पहले बिल्कुल बालक था, अब वो 9-10 वर्ष का हो चुका है, स्थितियों को समझता है, तो आपसे उसका परिचय बहुत कम समय का है। और उस 1-2 घंटे की चर्चा में, 1-2 घंटे के मिलन में हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि बंटी की हर जरूरत को आप समझ पाएंगे। ये कहना चाह रही हैं यहां पर लेखिका।
जबकि मां के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रह रहा है। इस नाजुक उम्र में वह वहां से उखड़ जाएगा और संभवतः यहां जम नहीं पाएगा। यानी उसकी स्थिति त्रिशंकु की सी हो जाएगी कि जो ना तो मां के पास रह पाएगा फिर लौटकर, और ना ही वो आपके पास सही तरीके से जमकर रह पाएगा। लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। लेखिका लिखती हैं कि जब ये सारी समस्या उन्होंने सुनी पी के मुख से और वे सोचने पर विवश हुई, तब ऐसा लगता है जैसे उस दिन केवल चर्चा ही नहीं हुई बंटी की, बंटी स्वयं उनके हृदय पर इतना अंकित हो गया कि वो उनके साथ आ गया। यानी उनकी रचना धर्मिता का अंग बन करके आ गया, एक पात्र के रूप में उनके साथ आ गया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई। यानी इतनी वे छू गई बंटी की ये कहानी कि उन्हें लगा कि बंटी के विषय में लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने आपका बंटी उपन्यास की रूपरेखा तैयार की, जिसके लिए उन्होंने जन्म पत्री शब्द का इस्तेमाल किया है। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। यानी रात भर लेखिका केवल और केवल बंटी के विषय में ही सोचती रही। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है, और हर बार उनको यही लग रहा था कि बंटी संभवतः अब अपनी मूल माँ को छोड़कर अपनी नई माँ के पास आकर रहने लगा है। फिर वे दूसरे दृश्य को बताती हैं, इस बीच में बहुत सारी चर्चा करती हैं लेखिका। फिर दूसरा दृश्य बताती हैं कि अचानक वो बंटी के घर जाती हैं जहां वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, और किस तरह की स्थिति है, क्योंकि मां ने दूसरी शादी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ऐसी स्थिति में लेखिका अचानक पहुंचती हैं। तो वे लिखती हैं, मैं कमरे में प्रवेश करती हूं तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं, और बंटी मां के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। यह है एक बालक की असामान्य मनस्थिति कि वो हर बात से इतना ज्यादा परेशान और उग्र हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। और तब ना तो मां को और ना बालक को यह ध्यान ही नहीं रहता कि कोई मेहमान उनके घर पर आया है। आगे चलते हैं। तुम कहां गई थी, क्योंकि वे अपने जिसके साथ वे विवाह करने वाली है उनसे मिलने गई थी। तो तुम कहां गई थी, बंटी सवाल कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मां जिस पर वो पूरी तरह से बचपन से निर्भर करता था, अब वही मां उसकी नहीं रही। मां तो है, लेकिन वो किसी और की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी है। ये बात बंटी की मनस्थिति में विकार उत्पन्न करती है, और वो उनसे पूछता है, तुम कहां गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, मेरी उपस्थिति के बावजूद। यानी लेखिका स्वयं लिखती है कि मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। यानी ये स्थिति मां और बेटे के बीच ये जो संघर्ष है, जो न केवल बच्चे की असामान्य मनस्थिति को उजागर करता है, बल्कि मां की विवशता की ओर भी संकेत करता है, ये चलता रहा। मां तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर, उसे दुख भी है बंटी के लिए, उसे गुस्सा भी आ रहा है कि बंटी उसके एक छोटे कदम, जिसमें वो उसने अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने का विचार किया है, उस पर इतना ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त कर रहा है। तो तिलमिलाहट और गुस्सा भी है, तीनों मिले जुले भाव हैं। तिलमिलाहट है, गुस्सा है, और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती हैं। यानी लेखिका कहती हैं कि बंटी की जो मां है, मूल मां, वो उनके अचानक जाने से इस स्थिति के होने के बावजूद सहज सामान्य होने की कोशिश करती हैं। लेकिन उस वातावरण के दम घोटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। लेकिन वहां घर का माहौल उस समय इतना तनावपूर्ण हो गया था कि उनकी कोशिशों के बाद भी कोई स्थिति सहज नहीं हो पाती। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। यानी अभी तक उन्होंने केवल पिता के दृष्टिकोण से उनके मुख से बंटी के बारे में सुना था, अब उन्होंने मां के साथ बंटी का असामान्य व्यवहार भी देख लिया। तो अब वे दोनों पक्षों पर विचार कर बंटी के विषय में लिख सकती थी। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि बंटी, अब इस घटना को देखने के बाद बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। यानी आपका बंटी उपन्यास में जो पात्र हैं, पिता बंटी के अजय हैं और माता शकुन है, मूल नाम उनके कुछ और है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यानी उन्होंने जब शुरुआत की थी सोचने की इस उपन्यास को लिखने के बारे में, तब उन्होंने केवल दाम्पत्य संबंधों के विषय में ही लिखने का सोचा। बिखराव, दाम्पत्य संबंधों में आ रहे बिखराव के विषय में ही लिखने का सोचा।
और उसकी परिणति के रूप में मेरे सामने आए। यहां भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टिकोण से देखा है, लेखिका स्वयं कहती हैं कि भारत जी ने लिखा है जैनेन्द्र जी के विषय में कि उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों पर बहुत लिखा है, उनकी मनस्थितियों का विश्लेषण किया है अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में, लेकिन उनकी दृष्टि एक पक्षीय है, यानी उन्होंने पुरुष की दृष्टि से ही केवल उनको लिखा है या स्त्री की दृष्टि से ही लिखा है, बच्चों को वो उपेक्षित कर गए हैं। उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। वे ये भूल गए कि स्त्री पुरुष संबंधों की जब बात आती है तो स्त्री और पुरुष के अलावा एक बच्चे की दृष्टि से भी उन संबंधों का विश्लेषण होना चाहिए। ये लेखिका को महसूस होता है, क्योंकि शकुन और अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, यानी तलाक ले लेते हैं जब वे इनको रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी बंटी के विषय में नहीं सोचता। लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, पिता भी उसके हैं, मां भी उसकी है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। यानी ऐसी स्थिति में उसके व्यक्तित्व की का भी जो विश्वास है पिता के प्रति करे या माता के प्रति करे, ये इसका खंडित होना तय है, यानी उसके जीवन में उसकी मनस्थिति का में बिखराव आना लाजमी है इस विषम परिस्थिति में। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली मां नहीं थी। इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की कि हमारे यहाँ पहले से ही दाम्पत्य संबंधों में बिखराव रहा है, वो पहले कानूनी तौर पर नहीं होता था। ऐसे ही पति पत्नियों को छोड़कर बच्चों और पत्नी को छोड़कर चले जाया करते थे। उस समय चक्की पीसकर, यानी चक्की पीसने का मतलब सचमुच में चक्की पीसना नहीं है, बल्कि परिश्रम कर किसी भी तरीके से बच्चों का पालन पोषण करने की बात की ओर संकेत किया है। लेकिन शकुन नए जमाने की मां है, वो अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है, समाज में वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक अस्मिता है। उस स्थिति में वो बच्चे के प्रति क्या सोचती है और अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता के कारण उसे क्या कुछ दुष्परिणाम सहने पड़ते हैं, इस बात पर दृष्टिपात किया है लेखिका ने इस उपन्यास में। बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से द्रप्त मां थी। जो चर्चा मैंने की कि वो स्वतंत्र व्यक्तित्व की धनी थी, अपने जीवन अपने करियर के विषय में उसकी आकांक्षाएं थी और वो स्वयं अपना जीवन निर्वाह करने में सक्षम थी, यानी उसे किसी भी तरह का कोई शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो एक शिक्षित नारी थी। इस नारी और मां के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। ये पृष्ठभूमि है सारी जिसकी चर्चा यहां लेखिका कर रही है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायासी नहीं आ गई हैं, वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अब यहां उपन्यास में दोस्तों बार बार प्रसंग आता है कि एक उनके यहाँ नौकरानी है बंटी के घर में, जो कि पूरा घर की देखभाल करती है, बंटी की देखभाल भी करती है। फूफी के नाम से उन्हें संबोधित किया गया है और वे अक्सर बंटी को परियों की, राक्षसों की, राजाओं की ऐसी और जादूगरनियों की इस तरह की कहानियां सुनाया करती हैं और उनका प्रभाव बंटी के व्यक्तित्व पर इतना पड़ता है कि वो उस कल्पना लोक में खोता है। तो जब वो उस कल्पना से बाहर आता है तो उसका जीवन बिल्कुल अलग है। कल्पना का और उसके वास्तविक जीवन का कोई तालमेल नहीं है और यही स्थिति उन वास्तविक जो प्रसंग जो ऐसे आ गए हैं, जो लोक कथाएं आ गई हैं इस तरह की, उनको वास्तव में यहां इसलिए उपन्यास में लाया गया है ताकि वो शकुन की और बंटी की उस स्थिति की को रेखांकित कर सके जो कल्पनालोक और यथार्थ के पारस्परिक दूरी को, पारस्परिक भिन्नता को चित्रित कर सके। यही हमारे, क्योंकि हम ख्यालों में कुछ और होते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ और होते हैं, और जब ये दूरी ख्यालों और जीवन की वास्तविकता की कड़वाहट की स्थिति तक बढ़ जाती है, तब जीवन वास्तव में दुखद हो जाता है। यही संकेत किया है यहां इन परिकथाओं के संयोजन से लेखिका ने। आगे चलें। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो, क्योंकि कभी कभी उपन्यास में ऐसा लगता है कि शकुन बंटी के जरिए अजय से, यानी अपने पहले पति से प्रतिशोध, बदला लेने की कोशिश करती है। और बंटी, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उसकी जीवन की जो धुरी है वो बंटी है,
तो वो कॉलेज से जब भी लौट कर आती है तो उस बंटी के इर्द गिर्द ही उसका जीवन चलता है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने व्यक्तित्व की सार्थकता बंटी में तलाश कर रही है। तो कभी उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में। लेखिका लिखती है, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर, कि मुझे किसी से प्रभावित नहीं होना था। मुझे तटस्थ भाव से सारी स्थितियों का मूल्यांकन करना था ताकि मैं एक तटस्थ भाव से एक उपन्यास की रचना कर सकूं। एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी बंटी को बंटी के रूप में नहीं देखना, शकुन को शकुन के रूप में, वास्तविक रूप में नहीं देखना, और ना अजय को अजय के रूप में देखना है, बल्कि इन तीनों ही पात्रों को आम जिंदगी में क्या हो रहा है, आम जिंदगी में कोई पात्र ऐसा इस स्थिति में कैसा हो सकता है, उस दृष्टिकोण से देखना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। लेखिका कहना चाहती है कि कोई भी स्थिति, केवल एक स्थिति जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि बहुत सारी स्थितियां मिलकर कोई भी विषम परिस्थिति पैदा करती हैं। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी-कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। कल्पना में कुछ है, यथार्थ में कुछ है। शकुन एक प्रिंसिपल के रूप में कुछ है, एक मां के रूप में कुछ है, और जब वो अपने जीवन की पूर्णता के लिए पुनर्विवाह करने का निर्णय लेती है तब उसका व्यक्तित्व और अधिक कुछ हो जाता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में प्रतिध्वनित होती है। जो भी गतिविधियां बंटी करता है, जो भी उसका व्यवहार चित्रित किया गया उपन्यास में, उसका परिणाम है शकुन और अजय के तनावपूर्ण संबंध। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था कि ये बंटी जैसे जो बच्चे हैं, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है, वो वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आगे चले। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया, और यही कारण है कि उपन्यास का नाम न तो शकुन के नाम पर है, न अजय के नाम पर, बल्कि बंटी के नाम पर है। क्योंकि सबसे अधिक दुर्दशा अगर इस पारिवारिक विघटन में हो रही थी किसी की, तो वो था बंटी। तो ये पूरी बात हुई, ये पूरी पृष्ठभूमि हुई कि बंटी किस प्रकार रचा गया, किस प्रकार किस प्रक्रिया से गुजर कर लेखिका ने इस उपन्यास को अंजाम दिया। अब बात आती है पात्रों की। तो सबसे पहले उपन्यास का प्रमुख केंद्रीय पात्र कौन है? बंटी है। बंटी अजय और शकुन का बेटा है और उसकी उम्र है 9 वर्ष। प्रश्न आ जाता है कई बार, ध्यान रखेंगे। और शैक्षिक नाम उसका जो है, यानी विद्यालय में उसका जो नाम है, वो है अरूप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चले। शकुन बंटी की मां है, जो 10 वर्ष तक अजय के साथ दाम्पत्य जीवन जीती है। यानी उनके वैवाहिक जीवन कितने वर्ष तक रहा, यह भी पूछा जा सकता है। तो 10 वर्ष तक रहा। उसके बाद वो तलाक लेने पर मजबूर होती है और बाद में किससे विवाह करती है? डॉक्टर जोशी से विवाह करती है। अजय बंटी के पिता हैं, जो शकुन के पहले पति हैं, और शकुन से तलाक के बाद वे मीरा से विवाह कर लेते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वकील चाचा दोनों के बीच में आते जाते रहते हैं। शकुन के पास आते हैं वे काफी, अजय से भी वे मिलते हैं। अजय और शकुन के वकील हैं और एक सलाहकार हैं, वकील चाचा। फूफी शकुन के घर की संरक्षिका और बंटी की हितैषी हैं। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं और वे स्पष्टवादी, चिंतनशील और कर्तव्यनिष्ठ हैं। प्रमिला डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी है, यानी मृत पत्नी है, जिनका देहांत हो चुका है। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है, यानी जिनसे विवाह करने जा रही है उनकी पहले से 2 संतानें हैं। एक बेटे का नाम है अमी और बेटी का नाम है जोत, डॉक्टर जोशी की बेटी है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। चीनू अजय और मीरा का बेटा है, यानी अजय ने, यानी बंटी के पिता ने जो दूसरा विवाह किया है मीरा के साथ, उससे भी उसके एक संतान है जिसका नाम है चीनू। टीटू बंटी का दोस्त है जो पड़ोस में रहता है। कुन्नी पड़ोस में ही रहने वाले शर्मा साहब की बेटी है। ये सब मित्र मंडली है बंटी की, जो जब वो अपनी मां के पास साथ रहता है, शकुन के साथ रहता है, तो आस पड़ोस में ये लोग रहते हैं। अन्य पात्रों में माली है, चपरासी है, बंसीलाल है। दीपा आंटी हैं, जो कि शकुन की सहकर्मी है, उनके साथ कॉलेज में काम करती हैं। और बंटी की सबसे प्रिय आंटी है दीपा आंटी। अब बात आती है उपन्यास के कथासार की।
सबसे पहले परिच्छेद 1 पर बात करते हैं दोस्तों। कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि आपका बंटी उपन्यास का प्रारंभ किससे हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि उपन्यास का जो प्रारंभ है वो मम्मी तैयार हो रही हैं, यानी शकुन तैयार हो रही है। उपन्यास का नाम क्योंकि आपका बंटी है, तो आपका बंटी के नाम के तरफ से ही ये कथा प्रवाह प्रारंभ हो रहा है। तो देखकर उत्पन्न हुए बंटी के बाल मनोभावों, विचारों और कल्पनाओं के चित्रण से इस उपन्यास का प्रारंभ होता है। बंटी मम्मी को ड्रेसिंग टेबल पे देखकर, तैयार होते देखकर तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं और वो सारे विचारों का जिक्र करते हुए, उसका वर्णन करते हुए ये उपन्यास शुरू होता है। बंटी अपनी माँ के दो रूपों को मन मन में सोच रहा है। जब वो सोच रहा है, एक तो घर में रहने वाली मम्मी और एक कॉलेज की मम्मी, कॉलेज की प्रिंसिपल मम्मी, दोनों के बारे में सोचता है। और फिर वो अपने आप ही ये निर्णय भी करता है कि प्रिंसिपल मम्मी उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत सख्त होती है। वो जब भी कॉलेज में प्रिंसिपल मम्मी के साथ, यानी अपनी मम्मी के साथ जाता है, तो वो देखता है कि घर पर मम्मी जितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी है, कॉलेज में जाकर उनका रवैया बदल जाता है और वे सबसे कठोरतापूर्वक बात करती हैं और डांटती फटकारती हैं जब काम पूरा नहीं होता। तो काम की गहराई को वो नहीं समझता, क्योंकि बच्चा है। तो वो सिर्फ उसी बात को देख पाता है कि उसकी मम्मी का व्यक्तित्व घर से कॉलेज आने के बीच ही कितना बदल गया है। तो उसे बनी मन वो सोचता है कि प्रिंसिपल मम्मी उसे अच्छी नहीं लगती, घर वाली मम्मी यानी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी मम्मी ही उसे पसंद है। आगे चले। जब मम्मी तैयार होके कॉलेज जाती हैं, तो माँ के कॉलेज चले जाने के बाद बंटी फूफी से डायन सोनल की कहानी सुनाने के लिए कहता है और खुद भी उस कहानी के रचना संसार में डूब जाता है। यही वो कहानियां हैं, जो लोक कथाएं हैं, जिनको फूफी बंटी को सुनाया करती हैं उसका मन बहलाने के लिए। और कल्पना लोक में इन कहानियों के जरिए बंटी अपने एक विचित्र कल्पना लोक का निर्माण करता है। उसमें वो अपने आप को बहुत सुखद स्थिति में पाता है। लेकिन जब उस डायन के लोक से, परियों के लोक से निकलकर वो यथार्थ की जमीन पर आता है, तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। मम्मी जब बंटी को गले लगाती हैं या अपने पास लिटाकर कहानियां सुनाती हैं, तब फूफी बंटी को लड़की कहकर चिढ़ाया करती हैं। बात उसे याद आती है बंटी को कि जब भी मम्मी उसको प्यार से अपने पास लिटाती हैं और कहानियां सुनाती हैं, तो फूफी उसे लड़की कहकर के, कि मम्मी से ऐसे चिपक रहा है जैसे लड़कियां अपनी माँ से चिपकती हैं, ये कहकर वो चिढ़ाया करती हैं। और इस स्थिति से चिढ़कर वो फूफी से नाराज भी हो जाता है। ये पूरी मना स्थितियां हैं, एक के बाद एक घटनाएं हैं और उनका पूरा चित्रण, विस्तृत चित्रण उपन्यास में किया गया है। लेकिन मूल बात क्या है? बंटी की मानसिकता को अभिव्यक्त करना इस कहानी का, इस उपन्यास का उद्देश्य है। तो अलग अलग स्थितियों को लेखिका यहां पर चित्रित कर रही हैं। बंटी पापा की दिलवाई हुई नई बंदूक, पापा ने, उसके पापा जब भी आते हैं मिलने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते हैं, तो बंदूक लेकर आए हैं इस बार, तो उसे दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों की अक्सर एक स्वाभाविक बाल सुलभ एक चेष्टा होती है कि जब भी उनके पास कोई नई चीज आती है तो वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाते हैं। तो बंटी भी टीटू के घर जाता है और टीटू उसे बताता है कि उसके मम्मी पापा का तो तलाक हो गया है। अब ये बात उसे पता तो चल जाती है कि मम्मी पापा का तलाक हो गया है, लेकिन उसे तलाक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। बहुत अंदर तक वो मंथन उसके हृदय में चलता रहता है। तब वो टीटू से पूछता है कि तलाक क्या हो है। तब वो टीटू समझाता है कि मम्मी पापा की जो कुट्टी हो जाती है उसको हम तलाक कहते हैं। तो तलाक शब्द से अपरिचित बंटी को पहले तो टीटू पर गुस्सा आता है, फिर वो वहां से घर आता हुआ विचार करता है कि वो मम्मी पापा में दोस्ती कराएगा। बच्चे अक्सर जब आपस में झगड़ लिया करते हैं तो वो एक दूसरे से कुट्टी कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद वे दोस्ती भी हो जाती है। तो वो जब टीटू से समझाता है कि तलाक का अर्थ है मम्मी पापा की कुट्टी, यानी जैसे बच्चों की, इतना ही सोच पाता है बंटी कि जैसे बच्चों की कुट्टी के बाद फिर से दोस्ती हो जाती है, उसी तरह से वो मम्मी पापा की भी दोस्ती करा देगा। बहुत ही सहज रूप में वो सोचना शुरू करता है कि एक बच्चा किस तरीके से मम्मी पापा के तलाक को लेकर मन ही मन प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, मन ही मन उस पर चिंतन करता है, उसकी शुरुआत यहां से हुई है। बंटी मम्मी के बारे में बहुत सोचता है, क्योंकि हमेशा वो मम्मी के साथ रहता है, तो मम्मी के बारे में बहुत सोचता है। मम्मी के हर एक रूप, हर एक व्यवहार को बारीकी से उसका विश्लेषण करता है। पर विडंबना यह है कि कभी कभी उसकी खुद की मम्मी उसे अजनबी सी लगने लगती है। उसे लगता है कि जो मम्मी उसके साथ रहती हैं, अक्सर कभी कभी उनके रूप में, उनके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आ जाता है कि उन्हें लगता है कि ये मेरी मम्मी, बंटी को लगता है कि ये मेरी मम्मी है ही नहीं। अब इस कथन के द्वारा लेखिका स्पष्ट कर रही हैं कि
पारिवार दाम्पत्य संबंध के बिखराव का जो प्रभाव है बच्चे पर तो पड़ रहा ही है, स्त्री के व्यक्तित्व में भी बिखराव आ रहा है। शकुन के माध्यम से, बंटी के इस दृष्टिकोण के माध्यम से लेखिका यही बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। हिम्मत जुटाकर बंटी मम्मी से पापा के बारे में पूछता है। अब क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया है, यानी कुट्टी हो गई है, उन्होंने एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी है, तो वो बहुत हिम्मत जुटाकर मम्मी से पापा के बारे में पूछता है। पर मम्मी यह कहकर उसे चुप करा देती है कि पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास, यानी मैं तेरे साथ रह रही हूं, तो तुझे पापा की क्या चिंता। क्योंकि बंटी का सवाल है कि पापा उनके साथ क्यों नहीं रहते। तब मम्मी कहती है पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास, और इस तरह से वो उसे दिलासा देने की, सांत्वना देने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने मन्नू भंडारी के जीवन परिचय पर बात की, किन परिस्थितियों में उनकी रचना धर्मिता पर बात की, उनका साहित्यिक परिचय दिया, और हमने ये भी जाना कि किन परिस्थितियों में लेखिका प्रेरित हुई आपका बंटी उपन्यास लिखने की। और उसके साथ हमने कथा सार की भी शुरुआत कर दी, जिसमें पहले परिच्छेद का जो सारांश है वो हम जान चुके हैं। उसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।